हमारा अगला पैनल बहुत ज्यादा खास होगा और आपको यह भी बता दें कि आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर अब से कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी हमारे बीच होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके साथ भी हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर चर्चा होगी। कई और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनके जरिए हम ये जानेंगे कि कैसे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इन दोनों ही राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मैं हमारे अगले पैनल को मंच पर बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोनों सहयोगी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। फिलहाल जरूरत है आपकी जोरदार तालियों की, क्योंकि तालियां बजती रहनी चाहिए और माहौल जो है वो बना रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री भी अब से कुछ ही देर में हमारे बीच क्योंकि होंगे। शिवांगी और प्रिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे दोनों सहयोगी वो मंच पर आ जाएं और इसी बीच में हमारे अगले पैनल को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। संजीव अग्रवाल जी CMD हैं सेज ग्रुप के। सर आप प्लीज मंच पर आएं, संजीव अग्रवाल जी। और कैसे संजीव अग्रवाल जी अपने अनुभवों के जरिए हम सबको सीख दे रहे हैं कि कैसे हम किस दिशा में आगे बढ़ें, वो आपको ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम बताते हैं। सेज ग्रुप और सेज यूनिवर्सिटी भोपाल और इंदौर के CMD संजीव अग्रवाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये लगातार कई वर्षों से एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री और मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरपर्सन होने के साथ इन्होंने समाज सेवा के कार्यों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। इन्होंने एजुकेशन को एक सेवा का माध्यम बनाया है, जिसके जरिए ये शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास ला रहे हैं। इसके अलावा इनके द्वारा चलाए जा रहे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के जरिए अब तक 15,000 लोगों को अपने सपनों का घर मिल चुका है। इनका व्यवहार और मेहनत आज कई युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जोरदार तालियां संजीव अग्रवाल जी के लिए। और इसी क्रम में मैं अपने अगले पैनलिस्ट डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर आप प्लीज मंच पर आएं। फाउंडर एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं होराइजन हॉस्पिटल रायपुर से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सर। हम आपका ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से रहा है अब तक का इनका सफर। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तेजी से अपनी अलग पहचान बनाने वाला होराइजन हॉस्पिटल 2.5 सालों से मध्य भारत में अपनी सेवाएं दे रहा है। यहाँ 23 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। देश और विदेशों के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने के बाद साल 2019 में 2 भाइयों डॉक्टर पंकज द्विवेदी और डॉक्टर क्षितिज द्विवेदी ने मिलकर इस अस्पताल की शुरुआत अपनी कर्मभूमि रायपुर में की। इस अस्पताल के माध्यम से अब तक 2,500 से अधिक मरीजों को एक नया जीवन दान दिया जा चुका है। वहीं लगभग 1700 से अधिक मरीजों का सफल ऑपरेशन भी हुआ। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, अल्ट्रा मॉडर्न ट्रॉमा केयर फैसिलिटी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अलावा अन्य बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद होने के कारण अब मरीजों को महानगर के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी के लिए भी। और हमारे अगले पैनलिस्ट को मंच पर बुलाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि महिला पैनलिस्ट हैं ये डॉक्टर संजीन साहनी जी। आप प्लीज मंच पर आएं। MD हैं ANB ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। पिछले 15 सालों से जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रही हैं और वन ऑफ द लीडिंग विमेन इन दिस फील्ड के नाम पर ये जाने जाती हैं, इस तौर पर ये जाने जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इनका सफर भी बताते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रही हैं, लेकिन तालियां बजती रहनी चाहिए। और इसके बाद हम अगला पैनल जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ओवर टू यू प्रिया। बहुत धन्यवाद पूजा। और ये पैनल बहुत खास है और तीनों ही बहुत दिग्गज हैं अपने फील्ड में, एक्सपर्ट्स। एक बार जोरदार तालियां इन तीनों खास मेहमानों के लिए। संजीन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि पूजा ने इस बात का जिक्र किया कि 15 साल से आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं। आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा है? क्योंकि जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, पुरुष प्रधान जब हम बात करते हैं, मेनली हम देखते हैं कि पुरुष इस फील्ड में ज़्यादा होते हैं।
एज अ फीमेल आपके लिए कितनी चुनौतियां हैं और अभी जब आप इस सफ़र पे पहुंची हैं कैसा रहा? प्रिया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और 15 साल का ये सफ़र आई वुड से वाज वेरी एडवेंचरस. इस फील्ड में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे क्योंकि एक्चुअली मेरे को मेरे एज ग्रुप के पीयर्स भी नहीं मिलते एंड फीमेल एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत ही कम है इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. सो आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज एज अ वुमन अभी भी थोड़ी बहुत हमारी कंट्री में आई वुड से देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस नाउ women are coming forth and उनकी वो credibility भी मानी जाती है इंडस्ट्री में. But when I joined the industry, there were very, very few women. तो उसमें अपनी एक जगह बनाना, उसमें अपनी एक credibility बनाना, एक अपनी quality के लिए जाने जाना, वो बहुत tough था मेरे लिए. But I had that perseverance, I had that passion, मुझे जुनून था. And I have excelled in every field, even in education. I have excelled wherever I have been in life. I have believed कि अगर आप single pointed focus हो आपका, of course ईमानदारी आपको चाहिए है, you will definitely reach to the top. So one day definitely you will reach to the top. But the only thing I'd like to add to this is कि हम लोग जो recruit करते हैं लोगों को, we should think of people as not ये मेल है तो इसको ये रोल मिलना चाहिए, ये फीमेल है तो इसको ये रोल नहीं मिलना चाहिए. It should be equitable. It is not against the male. हम लोग सृष्टि में देखा जाए शिव शक्ति है. That is why together we are a part. Yin and yang है. Otherwise we are incomplete. So we have to move together. So we should look at people according to their skill set. It is not कि हम उनके सेक्स के बेसिस पे हम उनको जॉब दें या प्रेफरेंस दें. स्किल है एंड स्किल की अच्छी चीज़ ये है कि एनीबडी कैन लर्न स्किल्स वेदर इट इज़ अ फीमेल और अ मेल. सो वी शुड जज पीपल ऑन देयर स्किल सेट रादर और देन. मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात बोली. शिव और शक्ति और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. शिवानी, बिल्कुल, और पूरक है. और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि स्किल हर कोई सीख सकता है, तो फिर जेंडर बायस्ड ना हो के चाहे वो महिला हो पुरुष हो, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और आप उसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हैं. पंकज सर, आपके पास आना चाहूँगी. होराइजन अस्पताल की आपने शुरुआत की, इसके पीछे का आइडिया क्या था, क्या मोटिव था? देखिए, मैंने बहुत सारा वक्त बहुत सारी जगहों पे बिताया. दिल्ली में भी मैं था, मैं सिंगापुर में भी था, और इन माई ट्रैवल्स अक्रॉस इंडिया मैंने एक सर्विस गैप रियलाइज़ किया. सर्विस गैप एज इन एक स्केल है 100-150 बेड्स एंड अबव, जहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, एंड इवेंचुअली द प्राइस हैज़ टू बी ब्रॉट अप फ्रॉम द कस्टमर ओनली. उसके बाद देर इज़ अ ग्रुप लेस देन 30 to 50 बेडेड हॉस्पिटल्स, जहाँ बेशक स्टार डॉक्टर्स हैं, बट पीछे में देर इज़ नथिंग टू फॉल बैक. देर आर नो SOPs, देर इज़ नो मैन पावर मैनेजमेंट एंड रिक्रूटमेंट, और थिंग्स बिकम फ्रॉम स्केची टू मर्की. तो आई लुक्ड एट दिस एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन. 50 से 75 बेड में अफोर्डेबल लग्जरी या क्वालिटी हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल प्राइसेस, वेयर वी हैव ऑल द सुपर स्पेशलिस्ट, we have SOPs, we have proper manpower management, और उसमें क्योंकि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना सेव किया, हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो वी कैन गिव क्वालिटी हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल प्राइसेस. सो दिस वाज द आइडिया. एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वर नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस, बट इट सीम्स टू बी वर्किंग. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी भी बात आपने कही है. संजीव सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी. हमारे इस पूरे पैनल में सबसे अनुभवी व्यक्ति आप ही हैं, और अनुभवी व्यक्ति के पास जब सवाल लेकर के इंसान आए तो सोचता है, क्योंकि उसके पास इतनी सारी चीज़ें होती है बनाने के लिए, बताने के लिए. सेज ग्रुप की जब बात होती है, कई मरतबा हमने इस प्लेटफॉर्म पर बात की, आपकी बिटिया से भी बहुत मरतबा बात हुई और वो भी आपकी तरह ही जुनूनी है. सेज ग्रुप, चाहे वो रियल एस्टेट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, हर एक फील्ड में काम कर रहा है. इसके बारे में आने वाले वक्त के लिए और अभी जो मौजूदा स्थिति है, जब हम कोविड से उभरे हैं, कितनी तब्दीलियां, कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दूंगा इतना अच्छा कॉन्क्लेव करने के लिए. समय बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और कोविड के बाद पोस्ट कोविड तो देखिए जो टेक्नोलॉजी आ गई है, कोविड ने हमें 10 साल आगे बढ़ा दिया है.
जो टेक्नोलॉजी हम 10 साल में सीखते थे, टेक्नोलॉजी हमने कोविड ने हमें सिखा दिया कि जल्दी अडॉप्ट करो मुझे हर फील्ड में। मैं एजुकेशन में हूँ, स्कूल से, सेज इंटरनेशनल स्कूल से, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हमारे SIIT यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जगह मैं टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक ही, जब भी मैं बड़ी मीटिंग लेता हूँ, हमेशा कंस्ट्रक्शन की हो, इंफ्रा की हो, हॉस्पिटलिटी की हो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही है। तेज ग्रो कर पाएंगे और फास्ट आउटपुट दे पाएंगे। साथ में हमें देखना पड़ेगा कि भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। क्वाड अभी हुआ, आपने देखा जापान में, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें मोदी जी बाइडेन के। और मतलब एक फ़ोटो जो बहुत सोशल मीडिया में पॉपुलर हो रहा है कि सीढ़ी से उतर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हमारे पीछे है। और देखिए मोदी जी, तो अब भारत को लीड करना है, 5 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी पे लाना है, तो कैसे आएगी? तो एज ए PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुझे जवाबदारी दी गई है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, तो मैं वहाँ भी अपने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस पे बातें कर रहा हूँ। चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। देखिए थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, अननेसेसरी हर्डल्स भी आती है, करप्शन भी कंट्रोल में हो रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल होते जा रहा है, तब भी है अभी हमारे यहाँ। तो सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे, वो सॉल्यूशन ला पाएंगे टेक्नोलॉजी से। जितनी ज़्यादा परमिशंस हैं उसको आप टेक्नोलॉजी के द्वारा डायरेक्ट सॉल्व करें। डायरेक्ट कंप्यूटराइज का परमिशंस आ गई हैं, अब तो इंटरफेस जितना कम करेंगे, जैसे इनकम टैक्स में फेसलेस स्क्रूटनिंग शुरू हो गई, दैट इज़ अ थिंग। अभी आने वाला समय टेक्नोलॉजी का, जितना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे वी ग्रो एनॉर्मसली। बिल्कुल सर, आने वाला नहीं, वो समय आ चुका है टेक्नोलॉजी का। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि टेक्नोलॉजी से हर कोई जुड़ भी रहे हैं लोग। बिल्कुल आपने सही बात कही। संजीव जी, सवाल आपसे है, एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, लगभग 2 दशक का समय आपने इस इंडस्ट्री में गुजारा है। आपने वो समय भी देखा होगा जब आपकी इंडस्ट्री में महिलाएं शायद 1 या 2 ही होती होंगी। तब से लेके अब तक 15 साल का समय बीत गया है। कैसे आपने चीज़ों को बदलते हुए देखा है, और आज आप महिलाओं के लिए इस फील्ड में और बाकी भी फील्ड में ओवरऑल हम अगर बात करें तो किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ देखती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है दैट आई हैव सीन दैट ट्रांजिशन विच इज़ एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, कि अब वी कैन सी मोर विमेन एंटरप्रेन्योर्स कमिंग फॉरवर्ड। नहीं चाहिए, बट देन आई सॉ देयर पीपल इन दैट सेगमेंट जिसमें जो यंग लड़कियां थी, दे हैड दैट पैशन, दे वांटेड टू लर्न मोर। तो हमने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया था, हमने अपनी फैक्ट्री में मशीन्स पे लेडीज़ को बिठाया था, एंड आई वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट वन टू एक्चुअली डू दैट, हैव दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए ये टेक्निकल काम है। सो ऑफ कोर्स यू नो वी हैव दैट थिंग, बट जोरदार तालियां बजनी जरूर चाहिए इस पे, खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो तो जरूर तालियां बजाएं। And I am very happy today to tell you this, that they are performing fantastically. अगर मैं आपको बताऊं, मैं जेंडर के उस पर नहीं बोलूँगी, बट मैं आपको अगर एक्चुअली बताऊं तो the women have more output in production per machine as compared to men. So that is a very good thing, you know, कि अगर challenges हैं तो वो challenges को कैसे आगे हमें उसको fearless होके निपटना है. I think women have that knack in them naturally.
So we were able to do that and it has been very successful. और देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि मौके भी लोगों को मिले। आपने मौका दिया, आपने समझा कि मुझे पता है कि इससे क्या निकलने वाला है। यही एक दूरदर्शिता होती है और यही आपके इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि जब अस्पतालों की बात होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होती है, तो लोगों के जहन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। लोग सोचते हैं कि यार खर्च बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन हम देखते हैं कि कब कुछ तकलीफ भी होती है तो लोग खुल के बाहर नहीं आते, नहीं कहते, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर इलाज करवाने जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। ये इसमें कितनी सच्चाई है और हमारे माध्यम से आप वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया, आपने एक अच्छा और मुश्किल प्रश्न पूछ लिया है। अच्छा तो बहुत है ये प्रश्न, पर इसका कोई पॉपुलर जवाब नहीं है। इसका जवाब थोड़ा सा अनपॉपुलर है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं सच ही बोलूं। बिल्कुल। देखिए, दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ नैरेटिव। हम एक्चुअली तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, लेकिन कुछ टची सब्जेक्ट्स को लेकर के हम सोशलिस्ट जैसे बिहेव करने की कोशिश करते हैं। वी ड्रेस अप लाइक सोशलिस्ट, जैसे कि फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ देम। हम चाहते हैं कि ये हेल्थ केयर सब तक पहुँचे, विच इज़ फाइन, और गवर्नमेंट इज़ टेकिंग गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। लेकिन एक पॉइंट पे हम ओवरडू करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, ये सबको मिलना चाहिए। द लॉजिक इज़ समथिंग लाइक कि देखिए 10 रुपये की चाय टपरी पे मिल रही है और यहाँ पे शायद 500 की मिलेगी, बट नोबडी क्वेश्चंस कि यहाँ 500 की क्यों मिल रही है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है। पर जब हेल्थ केयर पे ये बात आती है तो लोग चाहते तो 5 स्टार हेल्थ केयर हैं, बट नोबडी वांट्स टू पे फॉर इट। जो आपका बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, आपका जीवन इसकी वजह से है, लेकिन समहाउ आपके मन में ये बात डाल दी गई है कि आपकी बीमारी इज़ फॉर फ्री, मतलब इट विल बी टेकन केयर ऑफ। अमेरिका जैसा देश ओबामा केयर आज तक नहीं ला पाया। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट डाउन, यूके का NHS इज़ फेलिंग, दे आर ट्राइंग टू प्राइवेटाइज इट। तो हम एज अ हेल्दी मिक्स हमने बहुत अच्छा किया है। पास्ट 60-70 ईयर्स में हमने बहुत अच्छा किया है कि जो काम बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, हमने अपने गरीब तबके को बहुत अच्छे इलाज, एम्स, PGI, जिपमर, मेडिकल कॉलेजेस हर एक स्टेट में 6-6, 7-7 बहुत अच्छी केयर हमने दी। लेकिन अब हम अमूमन एक गलती की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि नहीं, हर जगह फ्री में ही इलाज होगा। तो हेल्थ केयर को मैं महंगा नहीं कहूँगा। हेल्थ केयर इज राइटली प्राइज्ड, हेल्थ केयर इज मोस्ट कॉम्पिटिटिवली प्राइज्ड। आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल बिफोर आई पुट द माइक डाउन। 2007 में दशावतार की शूटिंग चल रही थी चेन्नई में, और सेट पे एक्सीडेंट हुआ। जो स्टंटमैन थे, ही वॉज द जेम्स बॉन्ड वाला स्टंटमैन, और मेरी नाइट ड्यूटी थी, मैंने उनको एडमिट किया था। और जब उनके मल्टीपल सर्जरीज हुए, वो जब जाने लगे, ही इज़ एन अमेरिकन, तो ही केम टू थैंक मी। और बातों बातों में, मैं उस समय अपोलो हॉस्पिटल्स चेन्नई में हुआ करता था, मैंने पूछा कि इट मस्ट हैव कॉस्ट यू अ बॉम्ब, क्योंकि वो ICU में रहे थे 1 महीना। एंड ही लाफिंगली सेड कि मेरे को अगर मैं अमेरिका में होता तो एयर एम्बुलेंस उठा करके हॉस्पिटल तक लाती, उतना भी मेरा बिल नहीं हुआ है। तो हेल्थ केयर इन इंडिया इज़ क्वाइट वेरी चीप। बिल्कुल, और ये बहुत सही बात है, क्योंकि देखिए लोगों के मन में तमाम तरह की बातें होती हैं और नैरेटिव क्या सेट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम हेल्थ की बात करें, एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय, सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल से। मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मंच पर आइए। स्वास्थ्य की बात हो रही है, सेहत की बात हो रही है, आम लोगों की बात हो रही है, तो ऐसे में वो तमाम सवाल आपसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ सर, थैंक यू सो मच। और मैं अब आप ही के पास आ रही हूँ डॉक्टर सुबोध, क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इस पर चर्चा कि कितना लोग नज़रअंदाज करते हैं, किस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा हम रिजिड हो जाते हैं, खर्चे को लेकर भी तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं। आप तो इस फील्ड में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर कि अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक होने की ज़रूरत है, खासतौर पर उसके साथ जो खर्चे की बात आ जाती है दिमाग में, उससे कितना दूर रहने की ज़रूरत है? देखिए, आप 2 पॉइंट्स आपने टच किए हैं। एक है प्रिवेंटिव हेल्थ, कि लोग जागरूक हों अपनी हेल्थ को लेकर, जिससे कि बीमार कम पड़ें। सबसे पहले ये भी समझना है कि जो बीमारी होती है वो डॉक्टर ने या अस्पताल ने नहीं दी होती है, वो इंसान खुद लेके आया है। तो इसीलिए उसका खर्चा जो है उसी को उठाना है। इसमें अस्पताल की गलती नहीं है जो वो बिल देता है। अभी जो मैंने सुना, पहली बार आपने खुल के इतनी
चीज़ बोली है, और ये पॉइंट्स हम लोगों ने आयुष्मान में भी कई बार लिख के भेजे हैं कि आप जो है वहाँ पे सिर्फ 2 तरह के रेट्स होते हैं, NABH एंड नॉन NABH। लेकिन अस्पताल तो कई तरह के हैं, सरकारी अस्पताल हैं, ट्रस्ट अस्पताल हैं, कॉरपोरेट अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं। तो अगर सब NABH हैं आज की डेट में, तो सबको सेम पैसा कैसे मिल सकता है? भाई कॉरपोरेट ने अपने पैसे से वो कर रहा है, पूरा खर्चा ज़मीन खरीदी है, तो दे हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेक्टर्स कि कौन सा कॉरपोरेट सेक्टर है, उसके रेट्स डिफरेंट होने चाहिए। जो ये आयुष्मान में कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये सब दे विल एड्रेस इन ड्यू कोर्स। दूसरा, बहुत सी चीज़ें उसमें कवर नहीं है, जांचें कवर नहीं है। जब जांचें ही नहीं होंगी तो बीमारी मालूम कैसे पड़ेगी? एंजियोग्राफी कवर्ड नहीं है, एंजियोप्लास्टी और बाईपास कवर्ड है। जब एंजियोग्राफी ही नहीं होगी तो मालूम कैसे पड़ेगा? और एंजियोग्राफी करने में जो 10-12 हज़ार रुपये लगते हैं, उतना भी गरीब के पास होता कहाँ है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई एम श्योर विल कम अप, बिकॉज जो ह्यूज पॉपुलेशन हम लोग आयुष्मान में कवर कर रहे हैं, ये वर्ल्ड में कोई नहीं कर पा रहा है। तो इट विल टेक टाइम, बट इन ड्यू कोर्स हम लोग सही उस पर पहुँचेंगे। पर पब्लिक को ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि अस्पताल में जो खर्चे होते हैं वो पे करने पड़ते हैं। वो उनके मन में ये जो आपने बताया नैरेटिव डाल दिया है कि हेल्थ इज़ टेकन केयर ऑफ, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ये फ्री होना चाहिए, ये एक नोबल कॉज है। ये चीज़ें एक हद तक ठीक हैं, बट अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाके खाएंगे तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर सुबोध, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जागरूकता ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आयुष्मान किस तरीके से काम करता है और उसमें क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, लगातार उसकी कोशिश की जा रही है। सर संजीव सर, सवाल आपसे है, एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन पिछले 2 साल में हमने देखा कि ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ा, ऑप्शन नहीं था टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हमारी बात चल रही थी। तो जब टेक्नोलॉजी की बात आई, हमें ऑनलाइन में स्विच होना ही पड़ा, चारा नहीं था कुछ बचा। तो अब जब वापस से चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, स्थिति बैक टू नॉर्मल हो रहा है, तो जो एक कोविड का न्यू नॉर्मल फेज था, उससे बाहर निकलने के लिए अब कितनी परेशानी का सामना एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को करना पड़ रहा है? क्योंकि ऑनलाइन से बैक टू ऑफलाइन करवाना भी उतना ही बड़ा टास्क है जितना ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाना था। बहुत ज़्यादा टफ जा रहा है साहब। स्टूडेंट की मानसिकता ही बदल गई है। शुरू में तो जब कोविड ख़त्म हुआ, ऑन कैंपस शुरू हुआ, तो बच्चा आया, परंतु थोड़े दिन तक, हफ्ता भर 10-15 दिन तो आया, क्योंकि उसको घूमने को मिल रहा था, दोस्त मिले, परंतु वो क्लास में बैठ के वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था जो पहले करता था। तो हमारे टीचर्स ने, फैकल्टीज़ की सेज ग्रुप के, हमने उनको, हमारी फैकल्टीज़ को पहले ट्रेनिंग दी कि पहले बच्चे का कंसंट्रेशन डेवलप करना पड़ेगा अंदर से, कि वो क्लास में बैठे, उसको पढ़ना सीखे। जो पहले पढ़ता था 2 साल में पढ़ना भूल गया, वो सीखना भूल गया। क्योंकि घर पे आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं, पीछे चाय भी पी रहे हैं और अपना ऑफ कर दिया उसने, और जाके गर्लफ्रेंड से बात भी करके आ गया बीच में, तो सब चलता था। अब यहाँ बैठे तो यहाँ तो टीचर देख रहा है, और हमारे यहाँ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मोबाइल ही सब बंद करके बाहर रखवा लेते हैं, भैया मोबाइल भी अलाउ नहीं है। तो उसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल आता। तो हमने थोड़ा सा उनको इंटरटेनमेंट जोन में लेके आए कि स्टोरीज़ के साथ आप थोड़ा शुरू करो, थोड़ा सा उनको अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराओ। वैसे भी मेरा मानना है कि साहब जो पढ़ाई है, टेक्नोलॉजी तो आजकल गूगल पे सब पढ़ लेते हैं, जो भी है एजुकेशन में, उससे बड़ा तो कोई सिखाने वाला गूगल से बड़ा, गूगल बाबा से बड़ा नहीं है। हमें क्या सिखाना है स्टूडेंट? हमें सिखाना है, उसको स्किल सिखाना है, उसको कैसे अडॉप्ट किया जाता है वो सिखाना है, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटी कैसे कौन सी होती है उसमें पार्टिसिपेट कराना है। अगर उसके IQ लेवल बढ़ गया, आज हमने पढ़ा था, जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कि स्ट्रक्चर केनीज मेथड होती है, मूवमेंट, आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आया, जबकि मैंने खुद स्ट्रक्चर करा। तो वो बंधु मेरे काम क्या आ रहा है? मेरा IQ-नेस जो मैंने क्लासरूम में सीखा, स्टूडेंट के साथ में रह के, टीचर से इंटरेक्ट करके, वो मेरे काम आ रहा है। मैंने जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट, वो काम आ रहा है। तो स्टूडेंट को हमने कैसे भी करके क्लास में लाना कंपलसरी करा, उनके पेरेंट्स से बात करी, घरों पे टीचरों को भेजा कि सब स्टूडेंट को आना पड़ेगा, क्योंकि सेज ग्रुप में कंपलसरी अगर 75% अटेंडेंस से कम आया तो यू नॉट अपेयर इन द
74 में मेरी बेटी भी होगी तो उसको भी अलाउ नहीं है, 75% अटेंडेंस लाना पड़ेगा। तो अब डर बना दिया, परंतु डर के साथ में उनको वो चीज़ें भी थी कि वो पढ़े और समझे चीज़ों को, तभी वो बन पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन संजीव सर, आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि बच्चे खुशी खुशी आते होंगे। संजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जब बात होती है तो क्योंकि हम तब्दीलियों की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, तो साल दर साल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक वक्त ऐसा था जब चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान जैसी कंट्रीज़ का दबदबा हुआ करता था। अब भारत में भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, हम बूम कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। तो अब क्या उस लेवल में पहुंचने के हम रास्ते पर क्या ठीक दिशा में चल रहे हैं? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखती हैं, कितना आगे हम पहुंचे इस फील्ड में? Certainly, this is a very good question actually, and I would say कि we should thank our Prime Minister Modi for this. You know कि आज हम लोग actually ऐसे एक position पे हैं wherein we are empowered ourselves, you know, and world में हमको एक देखा जा रहा है, you know, as a wish guru. India was always a wish guru, and अब हम वापस से ज़रूर बजनी चाहिए। Certainly. एंड अब हम लोग फिर से वही विश्व गुरु के अपने रोल में वापस आ गए हैं। सो आई कैन सी दैट ट्रांजिशन। देखिए, ऑटोमोबाइल की जहाँ तक हम बात करते हैं, देखिए वी आर लुकिंग एट मोर टेक्नोलॉजिकली, वी आर लुकिंग एट मोर ऑटोमेशन नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज़ द फ्यूचर। इफ़ यू वांट मास प्रोडक्शन, वी विल लुक फॉर ऑटोमेशन, बट फॉर दैट वी हैव टू लर्न सर्टन स्किल्स। देखिए, आपको मशीन को भी ऑपरेट करना है, वी नीड अ ह्यूमन राइट नाउ टू इवन ऑपरेट दैट मशीन. So the need for humans will never go away. So we are moving towards a age jahan pe, of course, we talk about artificial intelligence and everything, and we are in that transition. But I would say that yes, our industry is moving towards automation, and of course, jo future hai, we should embrace the future happily. And of course, India में हम लोगों को इस time पे इतने export की opportunities हैं, you know. Like हम लोग रोज सुनते हैं, like US wants to work with India, Japan wants to work with India, Australia wants to work with India, and in my industry also I was the only one जिसने actually I took exports under my wing, because before this सबको बहुत apprehension थी, you know, कि export कैसे वो होगा, and being a woman that was double risky for me. But I opened this wing and I have done absolutely fantastically well in this wing, and I think कि मेरे को 10 साल पहले probably चले जाना चाहिए था, but God willing, you know, when it had to happen, it had to happen, and we are moving in the right direction. There is positive business sentiment in the market. Everything is going great. एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, एंड जब जागो तभी सवेरा। तो 10 साल पहले या 10 साल बाद में आप आज मुकाम पर हैं जहां से आप काफ़ी महिलाओं को, काफ़ी लोगों को प्रेरित कर रही हैं। पंकज सर, सवाल आपसे है, आप एक ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं। बहुत मुश्किल होता है, क्वालिटी की अभी हम बात कर रहे थे कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसा ना देना पड़े लेकिन क्वालिटी सर्विस वही मिल जाए, लेकिन आप अपने अस्पताल के माध्यम से वही क्वालिटी सर्विस जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो उन्हें मेट्रो सिटीज़ में मिले, आप वो रायपुर में उपलब्ध करवा रहे हैं। ये कितना मुश्किल रहा और ये कैसे आप करवा रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए इट्स नॉट अ सोलो गेम। मतलब जब हॉस्पिटल, इवन एनी काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ सोलो गेम। एक इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है और एक टीम की ज़रूरत होती है। Raipur as a city is fantastic. It was not hard to attract talent. Doctors were willing to come and willing to stay. So that was one. And there was an ecosystem. Raipur में already बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भी है। तो there is a sense of medicine जहाँ पे OT staff, paramedical technician, X-ray, nursing, तो everything was there. Only thing was वो धागे में पिरोना, taking that initiative, जहाँ पे हमने इस साइज में सुपर स्पेशलिटी को ही केटर करने पे ध्यान दिया। तो that was something new. It took some time to convince doctors. It took some time to convince other people. It took a lot of time to convince my bank and CA, because they were like कि ये तो आप, या तो आप 150 बेड पे जाओ या तो आप 50 बेड पे आओ, ये बीच में 75 बेड क्या होता है, और उसमें भी आपको सुपर स्पेशलिटी करना। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्विंस अ लॉट ऑफ पीपल, बट यस, फाइनली इट इज़ वर्किंग। फाइनली इट इज़ वर्किंग।
जी फाइनली इट इज़ वर्किंग और तालियां बजती रहनी चाहिए। संजीव सर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि हमने सेज ग्रुप की जब बात की और लगातार हम देखते भी हैं, कोविड की बात इसलिए होती है क्योंकि ऐसी समस्या पहले हमने कभी नहीं देखी थी, मानव जाति ने इस तरीके से नहीं देखी थी, एक बड़ी आबादी। लेकिन सर एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, उस वक्त में सेज ग्रुप ने बहुत सारे इनिशिएट लिए थे बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे। अब आने वाले वक्त में किस तरीके से सेज ग्रुप आगे बढ़ रहा है, खास तौर पर वो जो तमाम बच्चे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, इसके अलावा तमाम चीज़ों को लेकर, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है लेकिन साथ साथ वो सिलसिला भी चलता रहे, इसके लिए किस तरीके से सेज ग्रुप काम कर रहा है? देखिए, मैंने पहले भी आपके क्वेश्चन में कहा था, सेज ग्रुप पढ़ाई तो कराते ही कराता है, वो तो मैंडेटरी है। मैं तो बोलता हूँ वो 50% है। स्टूडेंट का व्यक्तित्व विकास करना है, स्टूडेंट को एक इंसान बनाना है ताकि वो नेतृत्व कर सके जहाँ भी जाए सोसाइटी में। वो अपना मतलब एक तेज होता है, वो तेज उसके चेहरे पे दिखना चाहिए, उसके बातों में दिखना चाहिए, उसकी सोच में दिखना चाहिए। वो सेज ग्रुप डेवलप करने की कोशिश करता है। वो कैसे करता है? कोचिंग दिलाई जाती है। हमने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से टाई अप करा कि साहब आप हमारे बच्चों के लिए स्पेशल कोई पैकेज दो कि आप उनको एक्स्ट्रा स्किल सिखा सको। तो वो हमने ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री से टाई अप करा कि आप उनको स्किल सिखाओ। ऐसे हम स्पोर्ट्स में हम बहुत सारी स्पोर्ट्स जो स्कूल चलते हैं उनसे एसोसिएट कर रहे हैं कि साहब आप हमारे स्पोर्ट्स की एकेडमीज खोल लो और हमारे स्टूडेंट को स्पेशल पैकेज में आप उनको स्पोर्ट्स सिखाओ। क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जब स्टूडेंट करेगा तो उसका अलग से विकास होगा, उसका IQ लेवल बढ़ेगा। इसी पे कोशिश हो रही है। उससे पहले आपने सेज ग्रुप का पूछा था आगे का क्या है, तो सेज ग्रुप बहुत अच्छा भोपाल में एक हॉस्पिटल लेकर आ रहा है, जो ईश्वर की कृपा रही तो हम 15 अगस्त को इसको इनॉग्रेट करेंगे। अपोलो सेज हॉस्पिटल लेकर आ रहा है, अपोलो के साथ टाई अप करा है और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, 350 बेड का हॉस्पिटल है। और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा एक जन सेवा का काम करेंगे। दोनों डॉक्टर बोल रहे थे कॉस्टली तो है, अब जितना बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आएगा उतना कॉस्ट तो देना ही पड़ेगी, परंतु हम कोशिश करेंगे। आयुष्मान योजना को भी अडॉप्ट करेंगे और जो अगर बहुत नीडी है तो हमने एक फ़ंड बनाया है, हमारे यहाँ पर स्पेशल फ़ंड बनाया है जो हम मेरे कुछ ऑफिसर्स हैं उनके पास रहेगा। हमने अपोलो से भी स्पेशल परमिशन लिए, साहब इस पेशेंट को बहुत गरीब है तो हम अलाउ करेंगे कि साहब इसका फ्री इलाज करा जाए या मिनिमम पे इलाज करा जाए। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं सेज ग्रुप बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहा है और करके आगे टेक्नोलॉजी को लेके जाएगा। बिल्कुल, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत ज़रूरी भी हो गया है। जैसे कि आपने बोला कि एकेडमिकली स्मार्ट होने के साथ साथ स्ट्रीट स्मार्ट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है और उससे ज़्यादा पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि बच्चा पढ़ तो लेगा लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट जब तक नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि आजकल हर कोई, इनफैक्ट हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी यही है कि बच्चे को स्ट्रीट स्मार्ट भी होना चाहिए। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसी के तहत कराई जा रही हैं। सो बहुत सारा सवाल आपसे है, आपके बारे में मैं पढ़ रही थी और आपने एक टर्म यूज़ किया है मेडिकल टूरिज्म। तो सर ये मेडिकल टूरिज्म क्या है और स्वस्थ भारत के लिए इसके क्या प्रयास हैं? देखिए, मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कि किसी जगह का मरीज अपनी जगह से दूसरी जगह जाके इलाज कराए। तो आप इसको गांव से शहर में आके, शहर से बड़े शहर में जाके, बड़े शहर से मेट्रो में जाके या दूसरे कंट्री में जाके, ये सब मेडिकल टूरिज़्म होते हैं रियलिटी में। लेकिन जब हम लोग मेडिकल टूरिज़्म की बात करते हैं तो बात करते हैं कि दूसरी कंट्री से हम मरीज लेके आएँ और उनका यहाँ इलाज करें। इसमें 2-3 चीज़ें देखी गई हैं। ये चीज़ें पुराने टाइम पे तो बहुत आराम से चली, पर आने वाले दिनों में जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है ऐसे ही सारे देश डेवलप कर रहे हैं। सब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ का भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो जो मूवमेंट ऑफ द पेशेंट है वो कम से कम होता जाएगा। इसीलिए अब ये रिवर्स मेडिकल टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट आएगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक होता है बिल्डिंग और इक्विपमेंट और एक होते हैं
कंसल्टेंट्स या डॉक्टर्स, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा कमी होती है पूरी दुनिया में, जो सुपर स्पेशलिस्ट। और इसीलिए जो मेडिकल टूरिज़्म चल रहा था सिर्फ उन्हीं के लिए चल रहा था, सर्दी जुकाम बुखार, इसके लिए कोई मूवमेंट नहीं करता। मूवमेंट करते हैं सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए। अब प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है कि मरीज जो अफ्रीका से, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से आते थे, वो अब धीरे धीरे इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं और हमारे ही सुपर स्पेशलिस्ट ग्रुप प्रैक्टिस बना के वहाँ जाने लगे। डेवलपमेंट हो जाएगा स्किल्स का कि फिर मूवमेंट ऑफ पेशेंट या डॉक्टर्स बहुत कम हो जाएंगे। डॉक्टर सुबोध, एक और सवाल है मेरा आपसे ही। जब हम सिद्धांता रेड क्रॉस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पहला लीवर ट्रांसप्लांट कराने का भी श्रेय आपको हासिल है। कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये? और एक और सवाल कि जो मध्य प्रदेश की जनता है ऑन अ होल कितनी तैयार है इसके लिए? मैं 2000 में इंडिया लौट के आया था, तब भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में 2008 में हम लोगों ने लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का पहला प्रोग्राम शुरू करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, पर हम 2014 तक शुरू नहीं कर पाए क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, तो रेड टेपिज्म बहुत बढ़ गया था। पूरे सेंट्रल इंडिया में कहीं भी लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता था। जब हम लोगों ने सिद्धांता रेड क्रॉस शुरू किया तो एटलीस्ट चूँकि वो प्राइवेट था, प्राइवेट पब्लिक मोड पे था, तो हम लोग बहुत जल्दी उसको शुरू कर पाए। लेकिन क्या होता है जब लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती है, पेशेंट और सर्जन, वो लिवर कहाँ से आना है, लिवर का एक टाइम होता है कि 6 घंटे के अंदर पहुँच जाना चाहिए, 12 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए, दैट इज़ द हाईएस्ट टाइम, लेकिन लोग 8 घंटे के अंदर लिवर को लगा देते हैं। तो ये सब जो लॉजिस्टिक्स थी वो तो बिल्कुल डेवलप्ड ही नहीं थी। अब पहली बार भी जब हुआ तो इंदौर में लिवर हम लोगों ने पिकअप किया था, तो वहाँ पे एक टीम जाएगी जो लिवर पिकअप करेगी और उसको भोपाल लेके आना है कम से कम 250 किलोमीटर दूर। अब उस समय अगर आप बोलोगे ग्रीन कॉरिडोर आपको 200-250 किलोमीटर का बनाना है तो वो इसलिए पॉसिबल नहीं कि गाय भैंस इनके लिए आप नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने एयरलिफ्ट करने के लिए किया। क्या होता है जब ट्रांसप्लांट होता है तो एक ऑर्गन नहीं लिया जाता है, हार्ट लिया जाता है, किडनी ली जाती है, लिवर लिया जाता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स अक्रॉस द कंट्री लाइन अप होते हैं। तो उसका जो टाइमिंग होता है ऑर्गन हार्वेस्टिंग का कि जब लिए जाते हैं ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, वो पूरे कंट्री में वो किया जाता है कोऑर्डिनेट। तो वो नॉर्मली रात के बाद ही होते हैं सब। अब मिडनाइट के बाद जो है आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेना कि प्लेन उतरे, वहाँ से प्लेन भी ऐसा मिले कि जो उड़ सके रात को। तो बहुत सारी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स थी और एंड में ये पहुँचा कि हम जिससे एयरलिफ्ट कर रहे थे वो जो चार्टर फ्लाइट थी वही कैंसिल हो गई। एंड दैट वाज अ टाइम जब हमको इंदौर फ्लाइंग क्लब के जो चीफ था एंड सुमित्रा महाजन जी का लड़का, उसने बोला मैं लेके आऊँगा लिवर फ्लाइंग क्लब के प्लेन से, चालू करो। और वो लेके आया और हो गया। बहुत बड़ी बात है ये सर, और क्योंकि उस समय में भी इस तरीके के काम पूरे कर जाना बहुत बड़ी बात है ये। सर सवाल अभी आपसे ही है, माइक मत रखिए। सर सवाल ये है कि मेडिकल टूरिज्म की अभी बात चल रही थी और आपने बताया कि किस तरीके से अब रिवर्स मेडिकल टूरिज्म भी ट्रेंड में आ रहा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में ये कितना उपयुक्त है, और अगर है तो फिर इसे किस तरीके से आगे के समय में देखा जा सकता है? देखिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्ट फ़्लाइट होना, क्योंकि जो भी मरीज़ अब्रॉड से आएगा उसको 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो मेडिकल प्रॉब्लम और दूसरा लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो अगर उसको दिल्ली या बम्बई में उतर के फ़्लाइट चेंज करनी है, 4 घंटे एयरपोर्ट पे बिताने हैं इमिग्रेशन करके, तो वो नहीं आएगा। अनलेस भोपाल के ही रहने वाले जो लोग हैं जो अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं वो लोग यहाँ के इलाज करा लेंगे, पर भोपाल में चूंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इसलिए मेडिकल टूरिज़्म अब्रॉड से नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बेसिक पॉलिसी है। अगर आप चेन्नई की भी बात करते हो तो चेन्नई ने स्पाइस जेट के साथ टाई अप करके ग्लोबल ग्रुप ने एक डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कराई थी ओमान से, और तब उनका मेडिकल टूरिज़्म ओमान से शुरू हुआ था बिल्कुल फटाफट।
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ भी काम कर रही हैं और हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है यानी कि HAL, ये दरअसल वही है जो कि हमारी आर्मी में जो विमान जो हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं और इनके साथ आप कार्य कर रही हैं। कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क का कोई मतलब होता ही नहीं है, रिस्क की कोई बात नहीं होती, एक चूक आप नहीं कर सकती। कितना चुनौतीपूर्ण है इसमें काम करना? बिल्कुल, एक्चुअली मोस्टली जो सारी कंपनीज़ हैं वो सारी ही चुनौतीपूर्ण हैं, बिकॉज हम लोग काफ़ी कंपनीज़ के लिए सिंगल सोर्स सप्लायर ही हैं। तो सिंगल सोर्स होने के हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारा पार्ट कहीं पर भी कोई टेस्टिंग फेल हो जाता है तो उसमें आप देखिए एक तरीके से, चाहे आप हेलीकॉप्टर बोलिए, चाहे आप ट्रैक्टर बोलिए, चाहे आप कोई पैसेंजर व्हीकल बोलिए, जो रिस्क है वो बहुत मेजर है इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखिए, क्योंकि इफ़ योर पार्ट इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल तो इट कैन एनीवेज कॉज सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। सो हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वी डू मल्टीपल टेस्टिंग्स सो दैट हमें पता है कि देयर इज़ अ रिस्क टू ह्यूमन लाइफ एंड देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ। यू नो, एज वी आर टॉकिंग, यहाँ पे हम हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ ह्यूमन लाइफ. So of course, you know, we have that perspective in our mind, and of course, you know, we have that credibility and we have that assurance in ourselves कि हम वो कर सकते हैं, and we are doing it, and we are doing very well. And for many women also, I would say, if I can do it, they can also do it. बिल्कुल आप कर सकती हैं और हर कोई कर सकता है, और आजकल मौका भी है, दस्तूर भी है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बस लेने की ज़रूरत है। और जैसा कि कुछ देर पहले आप बता रही थी कि स्किल सेट अगर आपके पास है तो फिर ये मायने नहीं रखता है आप महिला हैं कि पुरुष हैं, बिल्कुल आप उस मौके को पा के उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। पंकज सर, एक आखिरी सवाल आपसे है सर, सफलता आपके लिए क्या है और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल, और अगेन इट डज नॉट हैव अ पॉपुलर आंसर, सो प्लीज़ अलाउ मी। जनरली हम सफलता को बहुत ग्लॉस ओवर करके बताते हैं, पर मेरे हिसाब से सफलता एक पॉइंट नहीं, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में 3 क्लियर पड़ाव हैं और 3 क्लियर आपके डिसीजंस हैं। मैं इसको अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से समझाना चाहूँगा। मेरे पास एक पेशेंट आए जो मशीन में काम कर रहे थे और बाय मिस्टेक मशीन चल गई, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट दैट मशीन और मशीन चल गई, तो हाथ ऑब्वियसली पूरा कट गया। अपने हाथ को हाथ में लेकर के आए दूसरे। नाउ हिज एक्सपेक्टेशन इज़, वो मैकेनिक हैं, वो रो रहे हैं कि भाई मुझे हाथ वापस चाहिए। नाउ दिस इज़ अ डॉन्टिंग चैलेंज, मतलब अगर आप जोड़ भी देते हैं उसमें आर्टरी वेन सब कटी हुई है, बोन्स वो कुछ रख के भी लाए थे